नमस्कार। वेव एंड ऑसिलेशंस में कल के वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिद्धांत सीखा था। मैंने आपको बताया था कि इस सिद्धांत की जो रचना है यह वैज्ञानिक मैक्सवेल के द्वारा की गई और वैज्ञानिक हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सपेरिमेंटली उत्पन्न किया, प्रायोगिक रूप से सत्यापन किया। आज हम इन वेव के अलग अलग गुणधर्मों की विवेचना कर रहे हैं। हम निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मैक्सवेल समीकरण की तरफ आते हैं। जो मैक्सवेल समीकरण हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी अपने पेपर थर्ड में चारों इक्वेशंस के डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म किए हुए हैं। आपको ध्यान है कि वो चारों समीकरण है डाइवर्जेंस डी इक्वल्स टू रो, जिसको कि हम डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन कह सकते हैं। डाइवर्जेंस बी इज जीरो, कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी को मैंने बी डॉट करके दिखाया है। और चतुर्थ और अंतिम समीकरण है कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू जे प्लस डी डी बाई डी टी। आप देखिएगा, यदि एप्सिलॉन और म्यू कांस्टेंट हो, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, तो जो मीडियम होगा वो होमोजीनियस होगा। और इस प्रकार से फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ई के प्रत्येक जगह सेम डायरेक्शंस होंगी। इस कारण से इस तरह का जो माध्यम बनता है वह आइसोट्रोपिक मीडियम कहलाएगा। मान लीजिए हम निर्वात में चर्चा करें तो निर्वात में जे का मान 0 होगा, रो का मान 0 होगा और मैक्सवेल के जो चारों समीकरण हमने निकाले हैं उन चारों समीकरण का जो फॉर्म है वो है चेंज हो जाएगा। वह फॉर्म किस प्रकार से होगा? डाइवर्जेंस E इज इक्वल्स टू 0, डाइवर्जेंस B इज इक्वल्स टू 0, कर्ल ऑफ E इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी एंड कर्ल ऑफ H इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। हम समीकरण 3 का दोनों पक्षों पर कर ले रहे हैं। दोनों पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो जब हम कर ले रहे हैं तो यह समीकरण बन रही है कर्ल ऑफ कर्ल ई इज इक्वल्स टू माइनस डी डी टी ऑफ कर्ल बी। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वेक्टर आइडेंटिटीज जानते हैं और वेक्टर आइडेंटिटीज हमने ये सीखा हुआ है कि कर्ल ऑफ कर्ल ए इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ए माइनस डेल स्क्वायर ए। आपको अनुभव हो रहा होगा कि ये जो आर्टिकल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की से ही जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत का बहुत उपयोग इसमें हो रहा है। इस प्रकार से हम इस आइडेंटिटी का उपयोग करके यह लिख सकते हैं माइनस डेल टू ई इज इक्वल्स टू माइनस डी डी टी ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। और इस अब हम इक्वेशन 4 का प्रयोग करें। इक्वेशन 4 का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं माइनस डेल टू ई इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर। जिस प्रकार से समीकरण 3 में हमने दोनों पक्षों का कर लिया है, उसी प्रकार से हम समीकरण 4 यानी कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, इस चतुर्थ समीकरण का हम कर्ल ले सकते हैं। और इसका जब हम कर्ल लेंगे तो समीकरण किस प्रकार का बनेगा? कर्ल ऑफ कर्ल बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी डी टी ऑफ कर्ल ई। बिल्कुल पहले की तरह हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे और आइडेंटिटी को यूज करके समीकरण 3 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 3 के प्रयोग से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह रिजल्ट होगा माइनस डेल टू बी इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी टू बी बाई डी टी स्क्वायर। आप जानते हैं कि किसी भी अर्बिट्ररी डायरेक्शन में जो प्रोपेगेशन वेव है उसका जो वेलोसिटी का जो समीकरण होता है वह समीकरण दिया जाता है डेल टू साई
इज इक्वल्स टू 1/b² d2 psi बाई dt²। आप जानते हैं समय के साथ सरल आवर्ती परिवर्तन के लिए हम जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है उसको बताते हैं E इज इक्वल्स टू E0 e की पावर आयटा ओमेगा टी। तो इससे हम डी बाई डी टी और d2 e बाई dt² के मान निकाल सकते हैं और इन मानों को अब हम समीकरण 5 और 6 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी समीकरण निकाल सकते हैं और जब हम इन समीकरण को रखते हैं इनके मान प्रयोग में लाने पर हमें समीकरण प्राप्त होती है del 2E इज इक्वल्स टू -k² E और del स्क्वायर B इज इक्वल्स टू -k² B। यहाँ पर जो k है वह प्रोपेगेशन कांस्टेंट है और प्रोपेगेशन कांस्टेंट k का जो मान है वह ω/c होता है, यानी 2π/λ के तुल्य होता है। तो आप देखिएगा जब हम समीकरण 7 जो हमारी किसी भी प्रोग्रेसिव वेव की वेव इक्वेशंस है, अगर हम उस इक्वेशन 7 की 5 और 6 जो हमने निकाली है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने पर हमको क्या मालूम होगा कि E और B दोनों ही टाइम तथा डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहे हैं। जिस प्रकार से मैकेनिकल वेव में डिस्प्लेसमेंट समय और दूरी के साथ में परिवर्तित होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत चुंबकीय जो प्रभाव है माध्यम में एक तरंग की भांति होता है और उसका जो वेग है वह वेग का मान 1/√μ0 ε0 से दिया जाता है। और अब हम इसका प्रयोग करके E और B वेक्टर को लिख सकते हैं। E और B वेक्टर में आप देख रहे हैं कि मैंने साइन फॉर्म लिखा है। आप इसमें साइन के स्थान पर कॉस भी यूज कर सकते हैं और बहुत जनरलाइज केस जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को दिखाने का है वह बहुत जनरलाइज केस हम E की पावर आयोटा ω/t-kr जनरलाइज फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं। अब इस अध्ययन के बाद हम सबसे पहला जो कार्य करते हैं वह है कि हम इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग का निर्धारण कर सकते हैं। हम जानते हैं कि निर्वात में जो विद्युतशीलता है यानी ε0 है उसका मान हमें पता है, वह मान 1/36 पाई × 10⁹ होता है, जबकि परमीएबिलिटी चुंबकशीलता का जो मान है μ0 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। और इन राशियों के इनके मान हमें प्राप्त होने के कारण हम वेलोसिटी का मान निकाल सकते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंग में निर्वात में जो वेग का मान होगा वह मान इन दोनों के मान के सब्स्टिट्यूशन से प्राप्त हो सकता है। अर्थात इस मान को प्राप्त करने के लिए हमें जो समीकरण है C बराबर 1/√μ0 ε0, इसमें दोनों मान को रखें। जब हम इन दोनों मान को रखते हैं और हल करते हैं तो हमें सबसे पहले इसका जो मान प्राप्त होता है वह मान निकल के आता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इसका क्या अर्थ हुआ कि निर्वात में जो ये मान आया है यह वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट है। इसलिए मैक्सवेल ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं दोनों निर्वात में समान वेग से संचरित होती हैं, अर्थात दोनों की जो प्रकृति है वह समान होती है। और यह सिद्धांत मैक्सवेल का प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के आधार पर यदि विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, पारगम्यता म्यू है, तो आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो वेलोसिटी का समीकरण लिखा जाएगा वह मान B = 1/√μ ε0 से लिखा जाएगा। धन्यवाद।